हीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 जनवरी पाकिस्तान में इतवार की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 36। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर बदकिस्मती से मोईद पीरजादा साहब के घर पर आग लग गई, आग भड़क उठी। बहुत ही पुरसरार सा वाक़या हुआ है। कोई समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हुआ है, क्योंकि आज शाम हम एक डिनर पर इकट्ठे थे। एन उस वक्त जब हम डिनर पर थे तो मोईद पीरजादा साहब को एक फ़ोन आया, जिसमें उनकी छोटी बेटी जो है उसने इंतहाई परेशानी के आलम में फ़ोन किया कि बाबा घर वापस आएँ, घर को आग लग गई है। बच्ची ने समझदारी ये की कि उन्होंने मोईद पीरजादा को फ़ोन करने से पहले जो एमरजेंसी सर्विसेज है 911 उनको फ़ोन कर दिया। बहरहाल मोईद साहब हमारे एक और मुश्तरका दोस्त के साथ वहाँ से फौरी तौर पर रवाना हुए। कुछ और मेहमान थे, मैंने ज़ाहिर है फिर उनको हैंडल करना था, क्योंकि वो जा रहे थे मोईद साहब, तो फिर उन मेहमानों के साथ मुझे वहाँ रुकना पड़ना था। और वो वहाँ से रवाना हुए। फ़ोन पर मेरा उनसे रब्ता रहा। जब वो घर पहुँचे तो उससे पहले ही एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पहुँच चुकी थी और अपना काम शुरू कर चुकी थी। आग जो है वो मेरा ख्याल है घर के गैराज से या उसके पास से, उस इलाके से, मुल्हक्का इलाके से शुरू हुई और वो घर के अंदर की तरफ चली गई। अगर एमरजेंसी सर्विसेज थोड़ा सा भी और लेट होती तो शायद पूरा घर ही जल के जो है वो खाक हो जाता। बहरहाल एमरजेंसी सर्विसेज ने बहुत ही बरवक्त रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही आप ये कहिए कि क्विकली उन्होंने आग के ऊपर काबू पाया। जाहिर है उनकी ट्रेनिंग भी है और एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन है, उसकी ड्रिल्स होती रहती हैं। कई दफ़ा हम अनॉयड भी होते हैं अमेरिका में या और भी बहुत सारे मुल्कों में, जब इनकी ड्रिल्स होती हैं और रोड ब्लॉक की जाती है उस पर्पज़ के लिए, या शोर भी सुनाई देता है, लेकिन ड्रिल्स भी की जाती हैं बार बार कि आपने वक्त पर कैसे पहुँचना है और पहुँच कर आपने आग पर काबू कैसे पाना है। लेकिन उन ड्रिल्स का फ़ायदा भी होता है जब रियल सिनारियोज डेवलप होते हैं और चैलेंजेस होते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद दोबारा हम, जाहिर है हमारी मुलाकात हुई इस सारे वाक़े के बाद। तो सब कुछ जब मुझे पता चला कि किस तरीके से कितना नुकसान हुआ, सब कुछ चलें, ये तो असल बात तो ये कि वो और उनका ख़ानदान सेफ़ हैं। उनकी बेटियां, बेगम उनकी है नहीं आजकल मुल्क के अंदर, वो मुल्क से बाहर हैं, तो वो और उनकी बेटियां घर पर थी और वो सेफ़ हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। बाकी सामान और दूसरी प्रॉपर्टी वो तो बन जाती है, आनी जानी चीज़ है, जान है तो जहान है। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि वो और उनके बच्चे सेफ़ हैं। अब ये बहुत ही एक हैरानकुन किस्म का पैटर्न है। आपको पता ही है इससे पहले जो कुछ यूके में हुआ आदिल राजा शहजाद अकबर के साथ, और उसके बाद अब मोईद पीरजादा साहब के साथ। लेकिन ये कुछ ऐसा भी नहीं कि ये अनहोनी है। अनहोनी का मतलब ये है कि हमें इसका अदराक नहीं। मसलन हमें जो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखती हैं, उन्होंने मुझे भी और मोईद पीरजादा साहब को भी बहुत पहले से मोहतात रहने को कह दिया हुआ है, या कहा है कि आप मोहतात रहिए। और यही उनकी ताकीद है कि अगर कोई ऐसा मामला भी हो तो फौरी तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करें, या फिर जो नंबर हमारे पास हैं उन पर रब्ता करके बताया जाए। ये सब कुछ जब ये होना शुरू हुआ है तो इससे पहले ही, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दी है, वजह एक है, आप नाम लेकर तनकीद करेंगे। अगर आप नाम लेंगे तो फिर आप मुसीबत में। अगर आप नाम नहीं लेते फील्ड मार्शल साहब का, वैसे आप कुछ भी तनकीद करें कोई मसला नहीं है। फिर आपको सारी सहूलतें, आप अपनी सफरी सहूलतें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बाकी मामला भी। लेकिन अगर आप नाम लेंगे तो फिर आपको, अब जाहिर है मेरे पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये उन्होंने करवाया या फलां ने कराया है, ना ही मोईद साहब ने ऐसी कोई स्पेकुलेशन की, ना ही शहजाद साहब ने, क्योंकि ये तो अब पुलिस का काम है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम है डिटरमिन करना कि जो भी ये सारे वाकयात हुए हैं उसके पीछे कौन है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जो प्रेशर डाला जाता है, ओवरऑल जो डिज़ायर और डिमांड की जाती है वो एक ही है कि नाम ना लें। अब इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा था, तो मैंने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया हुआ है और मैंने अपनी रेजिडेंस भी चेंज की। मैं चेंज करता रहता हूँ, बहुत रिपीटेडली चेंज करता रहता हूँ इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अंदाज़ा है ये दोस्त ज़रा उतनी तेज़ी से शायद रेजिडेंस को उस तरह चेंज, क्योंकि आसान भी नहीं है, ज़ाहिर है उतनी तेज़ी से चेंज नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आसान काम तो नहीं है। तो इसलिए शायद ये वजह है कि मैं अभी तक बचा हूँ, लेकिन किसी दिन भी नंबर आ सकता है। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक ज़िंदगी है और जब तक अल्लाह ने ये, आप ये कहिए कि ज़िंदगी दी हुई है, वो तो अल्लाह के हाथ में कब तक है, जब तक ये दी हुई है तो जो आपसे एक कमिटमेंट है कि सच बोलेंगे और आपके सामने जो मेरा ज़मीर कहता है कि ये दुरुस्त साइड है और सच है, वो आपके सामने रखते रहेंगे। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कुछ आज मोईद साहब के साथ हुआ, पहले हुआ दोस्तों के साथ यूके में, शहजाद साहब, आदिल साहब और दूसरे लोगों के साथ, ये कोई, मैंने जैसे आपको कहा, अनहोनी नहीं है। ये अब से बहुत देर पहले इन सारी चीज़ों का अदराक भी हो गया था। बहुत सारे जो आप ये कह लीजिए कि इदारे हैं रेलिवेंट, उनको भी इसका अदराक है कि क्या कुछ हो सकता है और कैसे उससे बचना है।
क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत होती है। जितना आप मुहतात हो लें उसमें कुछ ना कुछ बचत, लेकिन बहरहाल फिर भी आखिर आप जितना भी मुहतात होंगे, एंड ऑफ द डे अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है तो वो होना ही होना है। तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह की सुपुर्द। लेकिन ये आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो आपके सामने रखना था, और आपको सारी उसका बैकग्राउंड भी, क्योंकि आप में से कई लोगों ने ये खबर भी सुनी होगी, और ज़ाहिर है वो फायर ब्रिगेड की बहुत सारी जो गाड़ियाँ आई, जैसे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर घर के अंदर जो आग लगी हुई थी वो एटिक वगैरह में थी, छतें जो हैं तोड़ दी, दीवारें तोड़ दी, और काफ़ी नुकसान हुआ ज़ाहिर है। तो वो एक अलग सूरत हाल थी जो आज शाम को ये सब कुछ जो है वो हमारे सामने हुआ। अब चलते हैं ज़रा आगे, अगली खबर आपके सामने रखते हैं यमन से। खबर वहाँ पर यह है कि जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं वो लगातार वहाँ पर इस वक्त एडवांस कर रही हैं, और लग ये रहा है कि सऊदी अरब इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ कर रहा है, मतलब बेहतरीन यूटिलाइज़ कर रहा है। उन्होंने जो STC को बैक कर रहा था UAE, और उनके लिए असलहा भी भेजा था। UAE कहता है कि नहीं, हमने उनके लिए असलहा नहीं भेजा था, वो हमारी अपनी फ़ौज के लिए था। फिर सऊदी अरब ने ये कहा कि आप अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल ही लें, जो कि UAE ने माना और अपनी फ़ौज वहाँ से निकाली। और इस अपॉर्चुनिटी पर या इस सूरत हाल में सऊदी अरब ने शायद ये फैसला किया कि वो ऑल द वे जाएंगे, वो इस मामले को अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो लगातार एडवांसमेंट हो रही है। अभी वो जो मकला है हदरमौत, यमन का जो दारुल हुकूमत है मकला, ये पूरे यमन की बात नहीं हो रही है, हदरमौत के दारुल हुकूमत की बात हो रही है। यमन का तो ज़ाहिर है सना है। तो मकला में अब वो दाखिल हो गए हैं जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं, और ये पहले STC के पास था, ये खाली करवा लिया गया। STC से बहुत सारा असलहा और दूसरी चीज़ें भी छीन ली गई हैं, और अब वो लगातार वो पीछे हट रहे हैं। और देखते हैं आने वाले दिनों में इस सारे मामले के अंदर भी क्या होता है। अब जो वेनेजुएला के सदर, जो आप सबको पता है, निकोलस मादुरो, उनको जो उठा लिया अमेरिका ने, उनकी बेगम समेत, उनके महल से, उनके जो कराकस के अंदर उनकी रहायशगाह थी वहाँ से हेलीकॉप्टरों पर जाकर उठा कर ले आए, और वेनेजुएला से अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो आप सबको समझिए क्यों नहीं आया, जाहिर है अंदर से सपोर्ट थी। लेकिन अब उसके बाद सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो रही है। शुरू में तो बहुत ही कम रिस्पॉन्स आए, हमने आपको कल बताया था। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो भी बोलना शुरू हुए हैं। मसलन अमेरिका के अंदर बहुत सारे अमेरिकी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इसे खिलाफ कानून और इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट करार दिया है। सबसे उनमें बड़ा जो मैं ये कहूँगा नाम, एक तो बाइडन साहब ने भी इसे ऐसा ही कहा, फिर कैमला हैरिस ने भी ऐसे ही कहा, जिन्होंने सदर ट्रंप का मुकाबला किया था हाल ही में जो सदारती इलेक्शन हुआ था उसमें। उसके साथ साथ बर्नी सैंडर्स, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी का, उन्होंने भी इस हमले को इलीगल करार दिया, खिलाफ कानून करार दिया। उन सब ने जो निकोलस है उसे डिक्टेटर कहा, लेकिन ये कहा कि उसके बावजूद अमेरिका के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो जाकर उनकी सरजमीन पर ये वायलेशन करे और तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करे। तो अब अमेरिका के अंदर से बड़ी आवाज़ें जो हैं वो इस सारे मामले को नेगेट कर रही हैं, इसको खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, खिलाफ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो डिक्लेयर कर रही हैं। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में, जैसे कि क्यूबा में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है आज वेनेजुएला के हक में, इसी तरीके से अमेरिका में भी बहुत सारे लोग निकले हैं। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि बहुत सारे लोग खुशियां भी मना रहे हैं। जाहिर है जो वहाँ पर निकोलस मादुरो की पार्टी के मुखालिफ पार्टी होगी वो तो जश्न ही मनाएगी, तो वो लोग अमेरिका के अंदर भी या कई और जगहों पर भी जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ निकोलस मादुरो को वहाँ से उठा लिया। लेकिन बहुत सारे लोग इस सपोर्ट में अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं, क्यूबा के अंदर भी हुए हैं, और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर मुजाहरे हुए हैं, जिन्होंने ये सारा जो एक्शन हुआ है इसको कंडेम कर रहे हैं लोग, और डिमांड कर रहे हैं कि जिनको अगवा किया गया है या उठा लिया गया उन दोनों को, मियाँ बीवी को, फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही साथ मेहदी हसन, बड़े ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज एक मंतक लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर अब जो अमेरिका ने नया नैरेटिव सेट किया है या नया प्रेसिडेंट सेट किया है उसको अगर अब मान लिया जाए तो फिर इस हिसाब से तो चाइना जो है वो ताइवान पर किसी टाइम भी हमला कर सकता है, और वहाँ के लोगों को उठा सकता है, या वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और अब उसी मंतक के लिहाज से जो अमेरिका ने खुद दी है या सेट किया प्रेसिडेंट, अमेरिका या वेस्ट फिर चाइना से कैसे डिमांड करेगा कि आप ताइवान में ये काम ना करें, ये मेहदी हसन साहब का कहना था। उसके साथ ही साथ मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई नहीं बोला था। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर बोले हैं और खूब बोले हैं। उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ है, हमें बहुत अफसोस हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और हम डिमांड करते हैं कि इनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए और इस सारी एस्केलेशन को ख़त्म किया जाए। वाज़े तौर पर जो मलेशिया है उसने, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, उन्होंने वाज़े तौर पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और मुसलमान मुल्क ने, हाँ ईरान का तो पता ही है, वो तो आप ये कहें कि एक्सपेक्टेड भी था, उनकी जो सूरत हाल है वो तो सबको पता है, लेकिन उनके अलावा
और किसी भी इस्लामी मुल्क की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट, वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो, सऊदी अरब, कतर, किसी और मुल्क से आपको ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नज़र नहीं आई। और उन्होंने ज़ाहिर है बड़ी डिटेल्ड उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये सब कुछ इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ भी हुआ है और इससे जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है फिर वो कहीं मामला रुकेगा नहीं। तो उन्होंने भी जो लोग उठाए गए दोनों मियाँ बीवी, उनको फौरी तौर पर रिहा करने का उन्होंने भी मुतालबा किया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे टाइम्स ने एक स्टोरी लिखी है जिसको पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट अखबारात, जंग हो या दूसरे अखबारात हों, उन्होंने रिपोर्ट किया है। उसमें वो जो एनालिसिस है उनका अमरीकी जरीदे का, वो यही है कि अमेरिका ने या अमरीकी मौजूदा सदर ने जो सब कुछ पहले इराक में हो चुका, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ से नहीं मिले थे बाद में, लेकिन इन्वेड कर दिया गया और उसके नुकसानात हुए, कितनी सारी वहाँ पर अमवात हुई, कितना सारा वहाँ पर नुकसान हुआ। तो अब मैगज़ीन ये कहता है कि ना इराक के अंदर सबक सीखा गया और ना ही दूसरी जगहों पर, और अब उन सारी वो जो बुरी एपिसोड्स हुई थी उनसे सबक नहीं सीखा गया और एक नया काम वेनेजुएला में वैसा ही शुरू कर दिया गया। तो जो अमरीकी जरीदा है वो बेसिकली ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट से का सबक जो है वो भूल गए और ताकत से हुकूमतें बदलना ज़्यादा मसाइल का सबब है। मादरो हुकूमत को ज़बरदस्ती ख़त्म करने से इंतशार फैलेगा। अमरीकी फ़ौज की मौजूदा तैनाती जो है उस रीजन में, वेनेजुएला का अगर आप नक्शा देखें तो उसके सामने जो समंदर है और आइलैंड्स हैं उस सारे इलाके के अंदर, वो कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज की मौजूदा तैनाती मुकम्मल कब्जे के लिए नाकाफ़ी है। एयर स्ट्राइक और खुसूसी ऑपरेशंस के इम्कान तो हैं, लेकिन अमेरिका जो है वहाँ पर अगर ज़मीनी तौर पर कब्जा करना है तो वो उनकी वहाँ तादाद काफ़ी नहीं है, क्योंकि कैरेबियन जो ये सारा एरिया है उसको कह रहे हैं कि कैरेबियन में तकरीबन 15,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, तैयारे हैं, मिज़ाइल हैं, ड्रोन्स हैं, लेकिन ये मुकम्मल हमले या ज़मीन पर कब्जा करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब देखते हैं, जाहिर है आने वाले दिनों में इस सब में से क्या होता है, लेकिन टाइम्स के तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में गुज़िश्ता 25 साल की नाकाम मुदाखलतों से कोई सबक नहीं सीखा। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मारिया मचाडो जो अमेरिका के बहुत करीब समझी जाती हैं और वो निकोलस मादुरो की अपोनेंट थी। कल भी हमने कहा था कि उन्होंने कहा कि ये लिबरेशन का दिन है, हमें आज़ादी मिल गई है, और उन्होंने सारी आवाम को कहा कि इसे सेलिब्रेट करें। अब उनको लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग तज्जिए हो रहे हैं कि उनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज़ था उसमें उनका ऐलान किया गया, और वजह क्या थी? उनको जो डेमोक्रेटिक उनकी स्ट्रगल थी वेनेजुएला के अंदर, जो सियासी उनकी स्ट्रगल थी, उस पर उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। कीमत के एतबार से कितना घाटा पड़ रहा होगा किसान को कि वो बेचारा इसको काट भी नहीं रहा, वो जानवरों को खाने दे रहा है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं। अभी चंद दिन पहले ही हमने आपके सामने 5 रुपए किलो गोभी, एक किसान जो है वो पीट भी रहा था, अपने जिस्म पर हाथ मार रहा था और बेच रहा था 5 रुपए किलो गोभी और 200 रुपए मन। अब ये जो हम वीडियो देख रहे हैं कि भेड़ें और बकरियां जो हैं वो गोभी खा रही हैं और किसान उन्हें खाने दे रहा है, क्योंकि उसे अगर वो मंडी लेके जाएगा तो उसे उसका कोई रेट नहीं मिलेगा, इसलिए वो कह रहा है कि अच्छी बात है जानवर खाएं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो किसान है उसके साथ इन लोगों ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने हशर क्या कर दिया है। अगली खबर जनाब सुहेल वड़ाइच साहब की है। आजकल पै दर पै वो कालम लिख रहे हैं, वो कबूलियत चाहते हैं। कहते तो वो ये थे कि इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। इमरान खान को तो चलें कबूलियत और मकबूलियत दोनों अल्लाह ने दी हुई है, और अवाम में कबूलियत भी है और मकबूलियत भी है, लेकिन आजकल सुहेल वड़ाइच साहब की अपनी मकबूलियत जो है वो तो ज़ाहिर है मकबूलियत भी ख़राब हुई इस सारे टाइम में, और जो कबूलियत थी उनकी जर्नल्स के यहाँ वो भी ख़राब हो गई। याद कीजिए जो उन्होंने ब्रसल्स के अंदर जब वो बेल्जियम में फील्ड मार्शल के साथ वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था जो फील्ड मार्शल के भी गले पड़ गया और इनके भी गले पड़ गया। उस दिन से ये माफ़िया मांग रहे हैं, लेकिन इनको माफ़ी अभी तक मिल नहीं रही। अब उन्होंने नया आर्टिकल लिखा है जिसमें सबसे पहले तो वो एक महंगी गाड़ी की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक अरब शेख थे, उनको एक महंगी गाड़ी चाहिए थी। वो गाड़ी कंपनी जो है वो उन्हें डिलीवर नहीं कर सकती थी, क्योंकि गाड़ी डिलीवरी की डेट 6 महीने थी। उन्होंने कहा अरब शेख ने कि मुझे फ़ौरन चाहिए, तो उन्होंने शायद 10 दिन के अंदर या कितने दिन के अंदर अंदर शर्त रखी कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने गाड़ी दे दी ऐसी जिसमें इंजन नहीं था। अब ऐसी मेरा मतलब तमस्खर वाली बात ही है, हकीकत तो नहीं होगी ये, ज़ाहिर है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि वो गाड़ी 9 मील चली बगैर इंजन के और उसके बाद वो बंद हो गई। अब वो 9 मील कैसे चली बगैर इंजन के, ये तो सुहेल वड़ाइच साहब ही बता सकते हैं। वो गैस भरी होगी इन्होंने, सुहेल वड़ाइच साहब ने उसके अंदर, या खुद बैठे होंगे उसके अंदर, तो फिर इनकी किसी न किसी सुपर नेचुरल ताकतों की वजह से गाड़ी बगैर इंजन के चली होगी। लेकिन उनका यहाँ ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि वो ये बताएं कि इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चलती। अब ये उन्होंने क्यों कहा अपने कॉलम में, आगे सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि राणा सनाउल्लाह की तजवीज़ मुल्क के 5 बड़ों का बैठकर इस्तेहकाम और तरक्की का रास्ता निकालना बेहतरीन है, लेकिन इसका इंजन जो है वो नहीं है, क्योंकि इमरान खान और फील्ड मार्शल मिलने को तैयार नहीं है। मुलाकात की रुकावटें, इमरान खान किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, फ़ौज अपोजिशन से मिलने की रवादार नहीं, पार्लियामान से बातचीत शुरू होनी चाहिए ताकि जमहूर टूटे।
फिर वो राणा सनाउल्लाह की तारीफ़ करते हैं थोड़ा सा, फिर वो कहते हैं कि हुकूमती तकून मुक़तदरा नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक मसलस है और मजबूत रहना इसका इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर इस मसलस का एक कोना भी हिल गया तो सारा निज़ाम धड़म से गिर जाएगा और उसका फ़ायदा अपोजिशन को हो जाएगा, पीटीआई को। इस आर्टिकल के अंदर दोनों तरफ वो एक किस्म का नाच रहे हैं, मीन दोनों तरफ ही जंप लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि 5 बड़ों को, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये कि 5 बड़ों में शहबाज शरीफ को उन्होंने निकाल दिया है, उन्होंने नवाज शरीफ को रखा है, उसके साथ आसिफ जरदारी साहब को रखा है, उसके साथ उन्होंने बिलावल जरदारी को रखा है, उसके साथ फील्ड मार्शल को रखा है और फिर इमरान खान को रखा है। तो शहबाज शरीफ बेचारे की सुहेल वड़ाइच साहब ने वहाँ से छुट्टी करवा दी। वजह मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ ने इन्हें एक फंक्शन में यूके में बुलाया था और फिर अनइनवाइट कर दिया था और वो ज़्यादती की थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन वो हकीकतन वड़ाइच साहब के साथ वो ज़्यादती हुई थी। अगर प्रोफेशनली बात करूँ मैं, मेरा ख्याल है उस गुस्से से इन्होंने 5 बड़ों में से उन्हें निकाल के उनकी जगह पर बिलावल का नाम अपने कॉलम में लिखा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये अगर ये टूटी, ये जो इस वक्त इनकी पार्टनरशिप है नून की, पीपल्स पार्टी की और फील्ड मार्शल की, तो फ़ायदा पीटीआई को होगा। तो एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए और इमरान खान मान नहीं रहे और इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए और मान लेना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ना नून लीग, पीपल्स पार्टी और फील्ड मार्शल को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई नई चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए, जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि इनके दरमियान ज़रा सी भी दरार आई तो अपोजिशन को फ़ायदा होगा, पीटीआई को फ़ायदा होगा। हमें खुद नहीं समझ आई ये कहना क्या चाहते हैं, किस साइड पर खड़े होना चाहते हैं। वो कहते हैं मशवरा, नए तजर्बात से गुरेज करें, इत्तफाक राय और एहतियात से कदम उठाएं, सिर्फ बल्दियाती निज़ाम बहाल करें तो रफ्तार पकड़ी जा सकती है। आखिर पर वो मशवरा देते हैं कि नए सूबे शूबे ना बनाएं, तरामीम ना करें मजीद, ताकि नून और पीपल्स पार्टी की आपस में ठीक रहे। और साथ ये भी लिखा है इस आर्टिकल में कि ये जो अभी लाड़काना गए थे राणा सनाउल्लाह और उनके साथ दूसरे साथी, ये बेसिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ तजदीद अहद किया है कि हम ना नए सूबे बनने देंगे और ना ही आइन में कोई नई तरमीम होने देंगे। ये सुहेल वड़ाइच साहब बता रहे हैं। तो वो फील्ड मार्शल को ये मशवरे दे रहे हैं कि आप नून या पीपल्स पार्टी से ना बिगाड़ें, अगर आप इनसे बिगाड़ेंगे तो फ़ायदा पीटीआई का हो जाएगा और फिर आपकी ये पूरा सिस्टम धड़म करके गिर जाएगा। तो आप ज़रा जर्नलिज्म चेक करें हमारे दोस्त का कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और दूसरी तरफ खुद ही उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, आपको कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहिए, यही काम जो है वो आगे इसी तरीके से बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आगे एक बहुत ही खूबसूरत बात है, मैं ये कहूँगा कि इतनी खूबसूरती से बहुत ही कम लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया होगा, और वो अली उस्मानी हैं, अली उस्मान कासमी साहब हैं। ये लम्स में हिस्टोरियन और तारीख़ के प्रोफेसर हैं और रीमा उमर साहबा ने इनकी एक सींग शेयर की है टेलीविज़न के ऊपर। रीमा उमर भी एक रिनाउंड कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपना ओपिनियन देती हैं जियो टीवी के ऊपर बहुत रेगुलरली। वो कहती हैं कि अली उस्मान कासमी जो कि लम्स में प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने बतौर मॉरल सॉवरन, इखलाकी खुद मुख्तार के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है सारे क्राइसिस में। ये बहुत भारी लाइन है, बहुत भारी लाइन है। इसको जाहिर है जो मॉरल सॉवरन कौन होता है, अब अमेरिका में जो लोग बैठे होंगे या पाकिस्तान में भी बहुत पढ़े लिखे लोग वो तो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसे दोस्त जो गांव में बैठे हैं, देहात में बैठे हैं, इस बात को नहीं समझते, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसी शख्सियत या ऐसा इदारा जो कहे लोग कहते हैं यही ठीक है। आप समझ रहे ना, ऐसी शख्सियत या ऐसा इदारा जो उनके मुंह से अल्फाज निकले लोग कहते हैं यही ठीक है। मसलन वो अगर ये कह दें कि हमें फ़लाँ काम इस तरीके से करना चाहिए तो लोग समझें कि यही सबसे अच्छी बात होगी, हमें ऐसे ही करना चाहिए। मीन इखलाकियात को वो तय करते हों, जिसको वो अप्रूव कर दें वो इखलाकी तौर पर ठीक है, जिसको वो डिसअप्रूव कर दें वो इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। अब रीमा उमर कह रही हैं कि अली उस्मान कासमी जो प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि इससे पहले ये जो सॉवरन मॉरल सॉवरन था ना, जो इखलाकी खुद मुख्तार था, ये फ़ौज का इदारा था। वही तय करते थे कि पाकिस्तान के लिए इखलाकी तौर पर क्या ठीक है और क्या गलत है। जो वो कह देते थे पूरी कौम पीछे खड़ी हो जाती थी कि हाँ यही ठीक है। जिसको वो गद्दार कह देते थे वो गद्दार था, जिसको वो वफादार कह देते थे वो वफादार था, जिसको वो कहते थे ये मुल्क की सलामती के लिए ठीक है वो ठीक है, जिसको वो कहते थे कि ये मुल्क के लिए ख़राब है वो ख़राब है। मीन हर तरह से सारी चीज़ों को वही डिटरमिन, ये करप्ट है तो पूरी कौम कहती थी फ़ौज ने से करप्ट कह दिया, ये करप्ट है। ये ठीक है तो ये ठीक है। फ़लाँ मुल्क के साथ हमारे रिलेशनशिप बुरे हैं, उसकी वजह वो मुल्क है तो पूरी कौम कहती थी वो मुल्क है। फ़लाँ मुल्क के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और उसकी वजह भी वो मुल्क है, तो हम किसी और मुल्क के तो हम कहते थे वो मुल्क है। या फ़लाँ से हमने जंग करनी है, फ़लाँ से हमने दोस्ती करनी है। जैसे अभी अफगानिस्तान के मामले पर हमारी जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है वो कहती है कि अफगानिस्तान पर हमला करना है और जंग करनी है, लेकिन कौम एट लार्ज और कौम का लीडर एट लार्ज कहता है कि नहीं, हमें अफगानिस्तान से जंग नहीं करनी, हमने बातचीत करके बात करनी है। तो ये एग्जैक्टली ये बात प्रोफेसर अली उस्मान कासमी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से, कासमी साहब आई वुड रियली अप्रिशिएट जिस खूबसूरती से आपने ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने प्रो के ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये डिटरमिन किया। तो उन्होंने कहा कि अब इखलाकी खुद मुख्तारी जो है, जो मॉरल सॉवरेनिटी है, वो फ़ौज के इदारे से निकल के इमरान खान के हाथ में चली गई है।
इमरान खान ने अपने आप को मॉरल सॉवरन के तौर पर स्टैब्लिश कर लिया है। अब लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। जो इमरान खान कहता है वही लोगों को इखलाकी एतबार से बेहतर चीज़ लगती है। उसकी वजह बड़ी सीधी है। उसकी वजह इमरान खान साहब की तो जो अच्छाइयाँ हैं, जो कुर्बानी है, वो तो होगी और है। उसके साथ साथ जो पलटा हमारे जर्नल्स ने खाया, पहले हमें बताते रहे कि नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब करप्ट है, इन्होंने मुल्क को दीमक की तरह चाट लिया, ये ख़राब कर दिया, मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद अब इन्होंने उन्हीं को हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया। तो अब कौम को पता चल गया कि कम से कम एक शख्स है जिसने पिछले 30-35 साल में जो कहा उसके ऊपर खड़ा है और उसकी कुर्बानी भी दे रहा है और सजा भी भुगत रहा है, और वो इमरान खान है। तो आज पूरी कौम जो है वो मॉरल सॉवरन के तौर पर इमरान खान को देख रही है। वो कह रही है कि हाँ, जो वो कहता है, जिसको वो ठीक कहता है वो ठीक होता है, जिसको वो गलत कहता है वो गलत होता है। उसने कहा कद्दू वाले को, करेले वाले को, जूते वाले को, चिमटे वाले को वोट डालना है। लोगों ने जाके वहां वोट डाल दिया। जनरल्स ने जो कुछ भी कहा, 9 मई का बयानिया बनाया। हालांकि आप सोचिए, माजी के पाकिस्तान को सोचिए, तो 9 मई का मतलब क्या बनाया था सारे का सारा, कि मुल्क के दिफाई इदारों के ऊपर हमला कर दिया, मुल्क की फौज के ऊपर हमला कर दिया। गद्दार और बागी, मेरे जैसे शख्स को गद्दार और बागी पर्चे दे दिए। सबसे पहले उठाया, याद कीजिए, अरशद शरीफ को उसी पर्चे में मुल्क से जाना पड़ा। हम दोनों के ऊपर वो इकट्ठा पर्चा दिया, और भी 4-5 लोग थे जिन पर वो FIR दी थी, मुझ पर, अरशद पर और 3-4 और लोगों पर। अरशद के ही कुलीग जो ARY के अंदर थे। तो बुनियादी तौर पर मैं था और फिर ARY था, और ARY में अरशद शरीफ और उनके दूसरे साथी, उनके ऊपर ही वो FIR थी, जिसकी वजह से अरशद को मुल्क से जाना पड़ा। मैं पकड़ा गया और हमें गद्दार और बागी कहा। लेकिन आज कौम हमें गद्दार और बागी नहीं मानती। कौम नहीं कहती कि हमने गद्दारी और बगावत की, लेकिन माजी में फौज जिसको बगावत, बागी और गद्दार कहती थी, वो चल जाता था। तो मैं माजरत कि मैंने इसको बहुत दफ़ा रिपीट किया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। और फिर अगली बात भी उन्होंने बहुत खूबसूरत कही कि पहले कौम जो है वो पाकिस्तानियत को भी फौज के साथ लिंक करती थी। जो फौज कहती थी, जो फौज की वर्दी, फौज की बात, फौज की परेड, उसी में उनको पाकिस्तानियत दिखती थी। अब लोगों को इमरान खान में पाकिस्तानियत दिखती है। अब इमरान खान की बात करके उनको लगता है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो आपको याद है, मैंने एक दिन कहा था कि यूरोप में, अमेरिका में आपको ये कोशिशें नज़र आएंगी, होती हुई ऐसी कोशिशें, कि आप 14 अगस्त मनाएं, आप फ्लड रिलीफ पे बात करें, आप ईदी साहब का कुछ करें, आप कॉन्सर्ट करें, आप अपना का कोई फंक्शन करें, कुछ भी करें, इमरान खान का नाम ना लें, बाकी आप जो कुछ मर्जी करें। क्योंकि लोगों ने पाकिस्तानियत के साथ इमरान खान को जोड़ लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली, और पाकिस्तान के अंदर भी, ये नहीं कि अंदर नहीं है। उस्मानी साहब यही तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानियत भी इमरान खान के साथ जुड़ गई है, जो पहले फौज के इदारे के साथ जुड़ी हुई थी। और वो कोई इमरान खान ने उनसे छीनी नहीं है, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद तर्क की है, हरकतें ऐसी की हैं कि वो उनके हाथ से वो चीज़ चली गई है। तो इसलिए ये दोनों बहुत ही भारी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप समझ पाए हों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट्स लिखकर मेरी मजीद इस पर रहनुमाई करें कि आपको ये मॉरल सॉवरन और पाकिस्तानियत जो लोगों ने इमरान खान के साथ जोड़ ली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और